चलो जी बेटा, एक हमने बात करी थी हाउस रेंट अलाउंस की, और एक बात कर रहे हैं हम रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ध्यान से सुनो बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देखो। वो एक अलाउंस है और रेंट फ्री अकोमोडेशन एक प्रक्यूजिट है। अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अलाउंस और प्रक्यूजिट्स में क्या डिफरेंस है। तो बेटा, अलाउंस का मतलब होता है आपको एक फ्री अमाउंट दी जाती है, एक अलग से अमाउंट दी जाती है, उस अमाउंट को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो। परक्यूजिट में आपको पेमेंट नहीं की जाती, आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे गार्डनर की फैसिलिटी दे दी, स्वीपर की फैसिलिटी दे दी, कार आपको दे दी, आपको एक घर दे दिया। इस प्रकार से कई प्रकार की आपको फैसिलिटीज दे दी जाती हैं। क्लियर बेटा? और ये फैसिलिटीज क्या कहलाती हैं? परक्यूजिट्स कहलाती हैं। इनकी पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ड होता है अलाउंस और एक वर्ड होता है परक्यूजिट। अलाउंस का मतलब एक फिक्स अमाउंट आपकी पॉकेट में डाल दी जाती है, ठीक है, उसको आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। जबकि परक्यूजिट में अमाउंट नहीं दी जाती, आपको एक फैसिलिटी दे दी जाती है। जैसे टेलीफोन दे दिया आपको, कार दे दी, एक रहने के लिए घर दे दिया एम्प्लॉयर ने, और उसकी पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। हाउस रेंट अलाउंस में तो हमें क्या करता था हमारा एम्प्लॉयर? हमें एक फिक्स अमाउंट दे देता था, उसके बाद मैं मकान चाहे कितने मर्जी का किराए पे लूं, वो मेरी इच्छा थी। बट रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होगा? एम्प्लॉयर मुझे बुलाएगा और कहेगा कि मिस्टर सुमित, वो मेरा घर पड़ा है, आपको ये लो चाबी और जाके आप उसमें रहो। क्लियर? उसका किराया वगैरह जो भी है वो मैं अपने आप देखूंगा। तो इसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्योंकि मुझे उस अकोमोडेशन का, रहने का कोई किराया नहीं देना। वो किराया कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा। तो इसमें तीन ऑप्शन आते हैं बेटा। एम्प्लॉयर या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, आपको एक अमाउंट गिवन होगी, वो बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगी। अगर फर्नीचर या कोई ऐसी चीज आपको अलग से प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी वैल्यू का 10% निकाल कर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पॉइंट क्लियर? हाँ, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय है बेटा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो दो ऑप्शन आएंगे। या तो वो घर ही एम्प्लॉयर का होगा, परचेज कर रखा होगा, यानी कि जिस मकान में आप रहने जा रहे हो उस मकान का जो ऑनर है वो एम्प्लॉयर ही है। या एम्प्लॉयर ने क्या किया? खुद किराए पे ले लिया और अपने एम्प्लॉय को दे दिया कि तू रह, जो किराएदार है उसको किराया मैं दे दूंगा। कितने ऑप्शन पढ़ रहे हैं बेटा हम? तीन। चार ऑप्शन होंगे, अभी चौथा ऑप्शन आपको और बता रहा हूं। रेंट फ्री अकोमोडेशन में कितने ऑप्शंस आएंगे? चार टाइप के पॉइंट्स आ सकते हैं। आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरे क्वेश्चन में पिक होगा। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में एक अमाउंट दी होगी, वो आपने क्या कर देनी है? बेसिक सैलरी में ऐड कर देनी है। हाँ, अगर फर्नीचर वगैरह आपको कुछ दिया जा रहा है साथ में रहने के लिए तो उसकी 10% वैल्यू भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सेकंड ऑप्शन, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये आएगा कि जिस मकान में वो रहने जा रहा है वो ऑनर ही उसका एम्प्लॉयर है, तो ये वाला रूल लगेगा। अगर एम्प्लॉयर ने, उसका मालिक नहीं है, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? वो मकान किराए पे ले लिया और फिर अपने एम्प्लॉय को क्या दे दिया? किराए पे दे दिया। एक फोर्थ ऑप्शन आता है कि उसके लिए होटल में एक कमरा बुक कर दिया एम्प्लॉयर ने कि जा भैया उस होटल में जाके तू रह ले अपना आराम से।
क्लियर? कितने ऑप्शन हो गए? 4। जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्वेश्चन करोगे तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये वाला ऑप्शन एप्रोप्रिएट रहेगा, नॉन गवर्नमेंट है तो 3 ऑप्शन आएंगे, या तो वो मकान किसका होगा? एम्प्लॉयर का होगा, या एम्प्लॉयर ने क्या किया, वो मकान किराए पे ले रखा है, एम्प्लॉयर ने, मालिक ने, या मकान नहीं है, एम्प्लॉयर ने सीधा होटल में ही आपके रहने का क्या कर दिया? प्रबंध कर दिया। क्लियर? समझ आ गई बेटा? तो इन चारों में से क्या क्या ऑप्शन आएगा वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आज बेटा, इसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी और थोड़ा समझ भी आएगा। आपकी बुक में है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 18, निकाल लो, श्रीमती कृष्ण प्यारी वाला। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो जी पढ़ते हैं। श्रीमती कृष्ण प्यारी इज ड्रॉइंग ए मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। लो जी, इसकी बेसिक सैलरी आ गई हमारे पास 20,000 इंटू 12 इक्वल टू 2,40,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कहा है कि उसे एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 3,500 रुपये पर मंथ। चलो जी जोड़ देते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,500 इंटू 12। तो अगर हम ये 3,500 इंटू 12 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 42,000। नेक्स्ट, उसे एक कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है कितना? 12,000 रुपये पर मंथ। तो बेटा पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उसे बोनस भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का उसके ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लग रहा है, उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन भी है। क्वेश्चन को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो मुझे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कहीं पर भी कि उसे कन्वेंस अलाउंस किस लिए मिल रहा है? पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। चलो जी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम कहाँ पे मिलेगा हमें। एक ये देखो बेटा, ये लाइन पढ़ो, कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंस। मिल गई लाइन बेटा? तो कन्वेंस अलाउंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जितना एक्चुअल में ये स्पेंट हो जाएगा उतना हम क्या मानेंगे? इसे एग्जम्प्ट मानेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये दिक्कत आई कि यहाँ पर मुझे कोई क्लियर नहीं है कि कितना एग्जम्प्ट है, कितना उसका एक्चुअल एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं क्या मानूंगा बेटा? इसे सारा ही एक्चुअल एक्सपेंस मान लूंगा और फुल को क्या कर दूंगा? एग्जम्प्ट कर दूंगा। तो ये जो 1,200 रुपये पर मंथ मुझे कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, इसे मैं क्या मानूंगा? एग्जम्प्ट मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं ये मान लूंगा, ये एज्यूम कर लूंगा कि एक्चुअल में सारा ही मेरा क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, बोनस। बोनस के बारे में क्या लिखा है? पढ़ो बेटा। मुझे बोनस कहा गया है कि अ बोनस इक्वल टू 2 मंथ ऑफ सैलरी। 2 महीने की सैलरी का उसे क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। तो 1 मंथ की सैलरी 20,000 हो गई, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ जाएगा।
कमीशन के बारे में उसने बोला है कि 1 मंथ की सैलरी है तो कमीशन जो हो रहेगा हमारा 20,000 रहेगा। आगे, ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 2,000 एज ए एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो बेटा ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स का क्या होगा क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको रेड करके एक बार छोड़ दिया। कहता है उसे एक रेंट फ्री हाउस मिल रहा है जयपुर में और कंपनी इसके लिए 90,000 रुपए पर मंथ एज ए रेंट कर रही है एंड 8700 रुपए पर एनम फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग्स। द इलेक्ट्रिक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर आल्सो बोर्न बाय द कंपनी। लो जी, इलेक्ट्रिसिटी, चलो जी कितना है 18,000। चलो अब हम देखते हैं बेटा, सबसे पहला 20,000 रुपए पर मंथ उसकी क्या थी मंथली सैलरी, उसको मैंने इसमें दिखा दिया बेसिक में। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने दिखा दिया, कन्वेंस अलाउंस को मैंने एग्जम्प्ट मान लिया क्योंकि यहाँ पे हमने ये मान लिया कि सारा ही एक्चुअल हो गया। बोनस मैंने 2 मंथ का दिखा दिया, कमीशन मैंने 1 मंथ का दिखा दिया, इसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अब मेरे पास जो पॉइंट रह गया वो ये रह गया बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं 18,000, वो मैंने दिखा दिए। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 पॉइंट रह गए, एक रह गया एम्प्लॉयमेंट टैक्स का और एक रह गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का। चलो जी, रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे करेंगे, पहले लाइन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उन 4 ऑप्शन में से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट रहेगा। तो क्या कह रहा है, शी इज प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री हाउस बाय द कंपनी एट जयपुर, जिसके लिए कंपनी 90,000 क्या पे कर रही है बेटा, पढ़ो 90,000 उसके लिए वो क्या पे कर रही है, एक रेंट पे कर रही है। आगे, और इसके लिए उसने 8700 रुपए का क्या किया हुआ है बेटा, एक मिनट गलती हो गई, थोड़ा क्वेश्चन आगे भी रह गया, ये भी रह गए पॉइंट्स, सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़े से पॉइंट रह गए हमारे, आगे चले गए थे। उसे बेटा 80 रुपए पर मील, 300 रुपए ड्यूरिंग द ईयर क्या मिल रहा है, मील के भी मिल रहे हैं बेटा, तो वो पहले दिखा देते हैं। फूड एक्सपेंसेस कितने हैं याद हो आपको, 50 रुपीज वाला एक पॉइंट बताया था बेटा, कितने रुपए वाला, 50 रुपीज तक क्या है एग्जम्प्ट है, तो 80 है, इसमें से 50 रुपीज तक एग्जम्प्ट है, कितने आ गए 30 को इंटू कितना कर देंगे 300, इक्वल आ जाएगा 9,000। बट बेटा एक चीज देखो, उससे हमने 20 रुपए ले भी तो लिए, कितने रुपए ले लिए 20 रुपए पर मील, मैंने उससे रुपए लिए भी हुए हैं, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000 रुपए मेरे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर 3,000 आ जाएगा। एक पॉइंट रह गया था बेटा इस क्वेश्चन में मेरा, बस वो हमने कवर कर लिया। अब मेरे पास रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ही पॉइंट रह गया, तो मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इन 4-5 में से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट होगा, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसे घर मिला हुआ है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब हमने ये देखना है कि जिस घर में वो रह रहा है उसका ऑनर जो है वो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने भी किराए पे लिया है। तो यहाँ से एक लाइन बड़ा क्लियर कर रही है कि कंपनी पेइंग 90,000 पर एनम एज ए रेंट, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने ये घर खुद का नहीं है, किराए पे लिया हुआ है। तो इसके लिए जो ऑप्शन मेरे पास एप्लीकेबल होगा
वो ये वाला होगा जो मैंने बोल्ड कर दिया, इफ हायर बाय द एम्प्लॉई। क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कट लिखा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है मुझे, मैंने बड़ा कहा जी ठीक है जी, एक्चुअल में रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया। अब मुझे ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो है नहीं, छोड़ दिया। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मैंने क्या देखा कि क्या वो मकान एम्प्लॉयर का है, नहीं, एम्प्लॉयर ने क्या किया हुआ है, किराए पे। तो इन दोनों तीनों में से मेरा क्या निकलेगा, ऑप्शन निकल के आया। तो विच एवर इज लेस, एक्चुअल रेंट एंड 15% ऑफ द सैलरी। तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं बेटा, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 क्या था, एक्चुअल रेंट इक्वल टू 90,000 अपॉन में 2 पॉइंट है 15% ऑफ सैलरी। जैसे बेटा हाउस रेंट अलाउंस में हमने सैलरी का मीनिंग पढ़ा था, ईपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैंने एक सैलरी का मीनिंग पढ़ा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैंने एक सैलरी का मीनिंग पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक सैलरी का मीनिंग पढ़ेंगे, जो कि मेरे पास क्या होगा, 15% अगर उसने बोला है तो किसका 15% होगा, पढ़ो, बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंस, कमीशन, बोनस। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए बेटा, और इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं एक बार। तो मुझे बेसिक सैलरी चाहिए जो मेरे पास 2,40,000 है, प्लस टैक्सेबल अलाउंस। शुरू से चेक करते हैं क्या कोई टैक्सेबल अलाउंस है बेटा। देखो पूरे क्वेश्चन में देखो, बेसिक सैलरी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आया हुआ है, टैक्सेबल है तभी यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये मैंने 42,000 यहाँ पे दिखा दिया, प्लस और क्या लेना है, कमीशन। कमीशन कितना है, 20,000, मैंने कमीशन भी कितना ले लिया, 20,000 ले लिया। बोनस कितना बोला है, 40,000, लो जी बोनस भी मैंने 40,000 दिखा दिया। क्या मेरे पास डीए या डीपी है, नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसके अलावा देखो कोई चीज़ यहाँ पे हो जो कोई अलाउंस हो, कुछ भी हो, नहीं है बस। तो क्या क्या है, बेसिक सैलरी 2,40,000, टैक्सेबल अलाउंस में एंटरटेनमेंट अलाउंस 42,000, कमीशन 20, बोनस 40, डीपी और डीए है ही नहीं बस। तो इक्वल में अब हम इसको कर लेते हैं, आ जाता है 5 लाख, ये आ जाएगा 2,40,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000। तो ये इक्वल में आ गया 3,42,000। इसका कितने परसेंट लेना है बेटा, इसका मुझे 15% लेना है। तो इसका जब हम 15% निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 51300। तो मेरे पास दो अमाउंट आ गई बेटा, एक आ गई 51300 और एक अमाउंट आ गई 90,000। इन दोनों में से मुझे विच एवर इज लेस लेना है। तो इन दोनों में से जो विच एवर इज लेस होगा, कितना होगा, 51,300 आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा, यहाँ तक बोलो। चलो जी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, अभी एक पॉइंट मुझे रह गया बस वहाँ पे आपको क्लियर करना। मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपका, पहला स्टेप क्या होगा, आपने ये देखना है कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आपने कहा नहीं जी ये नहीं लगेगा,
हाँ जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 ऑप्शन बन गए कि वो मकान एम्प्लॉयर का है या नहीं। तो एम्प्लॉयर का नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। वो मकान एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है, हाँ ये वाला लगेगा ऑप्शन। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया, विच एवर इज लेस एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट 90,000 था, 15% ऑफ सैलरी, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करके ले लिया। फर्नीचर क्वेश्चन में मुझे कोई दिया हुआ नहीं है। बोलो पॉइंट क्लियर है। अब बेटा जो ये पॉइंट है देखो ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने बोल्ड कर दिया और ये मैंने रेड कर दिया। ये पढ़ो क्या है, एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय या एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय will be deducted from the value of rent free house। अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी अमाउंट इस घर के लिए पे किया हुआ है तो हम उस अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर। तो चलो जी अब पढ़ते हैं क्वेश्चन सारा दोबारा से। शुरू में एक दो क्वेश्चन आपको स्लो चलेंगे। शी इज प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री हाउस बाय द कंपनी एट जयपुर, the company paying 90,000 as the rent of his house and 8700 per annum for furniture and fittings। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए भी पे कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी ली, 51,300। अब बेटा इसमें से एम्प्लॉय तो कुछ पे ही नहीं कर रहा, तो जीरो घटा देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 51,300। अब आप सबके माइंड में ये आएगा कि फर्नीचर के अगर हमारे को पे करने पड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐड। तो बेटा आप सब कहोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि 10% लेना है, जबकि आप पूरे का पूरा अमाउंट 8700 ही ऐड कर रहे हो। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि देखो यहाँ पे वो रेंट पे कर रहा है दोनों के लिए, 90,000 वो घर के लिए कर रहा है और 8700 वो किसके लिए कर रहा है, फर्नीचर के। यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि उसने 80,000 की कॉस्ट का फर्नीचर दिया या 90,000 की कॉस्ट का उसने फर्नीचर दिया तो उसका 10% हम इसमें क्या करते ऐड। बट अब उसने फर्नीचर का भी रेंट दिया हुआ है तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 60,000 और ये मेरी रहेगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, शुरू में क्वेश्चन थोड़ा स्लो चलेंगे। 20,000 गुना 12 सबको समझ आ गया, 3500 गुना 12 सबको समझ आ गया, 1200 हमने क्या मान लिया, एग्जम्प्ट मान लिया। बोनस उसे कितने मंथ का मिल रहा है, 2 मंथ का, तो वो बोनस दे दिया। कमीशन 1 मंथ का मिल रहा है वो हमने दे दिया। रेंट फ्री हाउस था तो तीसरा ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहा, वहां से मैंने ये अमाउंट निकाली। जीरो मैंने इसलिए घटाया कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया होता तो वो हम यहाँ पे क्या करते, लेस करते, वो ऐसा कुछ है नहीं तो हमने सीधा अमाउंट ले लिया। फर्नीचर का भी रेंट उसने 8700 पे किया था वो हमने ऐड कर दिया। तो बेटा इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 60,000 आया, वो मैंने यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिखा दिया। उसे 80 रुपये पर मील मिल रहा था, तो हमें पता है कि 50 रुपये तक एग्जम्प्ट है तो 30 रुपये, 300 गुना 9,000 बने, 20 रुपये मैंने उससे रिसीव भी कर लिए, तो वो अमाउंट जो उससे रिसीव करी है वो मैंने लेस कर दी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 3,000 रुपीज़ मेरी क्या आ गई, टैक्सेबल अमाउंट आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये हमने लेस करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मैं अपनी वो निकालूंगा ग्रोस टोटल सैलरी। तो इन सब का जब मैं जोड़ करूंगा, टोटल करूंगा, तो 4,23,000 आपका आएगा आंसर। यहां तक का जो टोटल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 4,23,000। इसके बाद बेटा ध्यान से देखना बेटा प्लीज, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं।
जो आपको क्वेश्चन में नहीं कहा होगा बट आपने करके दिखाना है, लेस होगा, ध्यान से पढ़ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बेटा याद रखनी है, बिना कहे क्वेश्चन में से आपने 50,000 लेस करने हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल डिडक्शन है। जो भी सैलरी वाला एम्प्लॉय होगा उसे 50,000 रुपये, जितनी उसकी ग्रोस टोटल सैलरी होगी वो सारी की सारी अमाउंट उसकी सैलरी जितनी भी आएगी उसमें से 50,000 रुपये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरी अब बारी आती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। तो बेटा जितना भी ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स आएगा 2000, ये हमने यहाँ पे क्या कर देना है, लेस करना है। इसका ट्रीटमेंट यही होगा, जितना भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स आ रहा है ये 2000, ये हमने क्या कर देना है यहाँ पे, लेस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आई हमारे पास क्वेश्चन में, बेसिक सैलरी आप सबको आती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में कोई गड़बड़ नहीं है, बट जो कन्वेंस अलाउंस था उसके बारे में कि लिखा कि वो वर्किंग आवर में यूज़ करता है और घर से जाता है, तो ये 1200 रुपये हमने क्या मान लिए, एग्जम्प्ट मान लिए। बोनस आपको पता है, कमीशन आपको पता है। इस क्वेश्चन में हम 3 जगह कंफ्यूज हुए, एक तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए और एक मील के लिए। तो मील का ट्रीटमेंट क्या था, 50 रुपीज़ हमने लेस कर दिए और 20 रुपये हमने इसलिए लेस किए क्योंकि हमने एम्प्लॉय से ले लिए थे, ठीक है। और उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट हमारे पास तीसरा ऑप्शन आया था कि वो किराए के मकान में रह रहा है और पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये वाला सारा ट्रीटमेंट हमने किया। लास्ट में 2 ऑप्शन आए हमारे पास, एक आपने हमेशा क्रैम करके रखो, चाहे जितनी ग्रोस टोटल आएगी उसमें से आपने 50,000 रुपये क्या कर देने हैं, बिना सोचे समझे आपने लेस कर देने हैं। किस नाम से करने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। तो मेरे पास आ गई टैक्सेबल सैलरी। अब लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 371,000। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया आपको? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। अब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले आराम से पढ़ते हैं। मिस्टर पी गेट्स ए सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। बड़ा इजी पॉइंट है, कर लेंगे। ही आल्सो गेट्स DA 10%। वो क्या ले रहा है, हाउस रेंट अलाउंस। बेटा क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आएगा, या तो हाउस रेंट अलाउंस आएगा या वो क्या आएगा, बोलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन आएगा। एक प्रॉक्टर अलाउंस आ गया, एक आ गया ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर 19-20 ही वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 months and the salary and allowance was this period were paid to him abroad. He was not paid any proctor allowance while he remained out of India. He paid 4,000 per month as the rent of house occupied by him for his residence. He also owned a scooter which he used for the purpose of his employment in India, for which he did not get any conveyance allowance. चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम। चलो बेटा, तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्वेश्चन। चलो एक एक करके पॉइंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी, बेसिक सैलरी 30,000 into 12
ये आ गया मेरे पास 3,60,000। ठीक है जी। DA इसका 10% है सैलरी का, 3,60,000 इंटू 10%, आंसर आ गया 36,000। चलो जी नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस। चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर। आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए? एक्चुअल रेंट, दूसरा क्या चाहिए मुझे? HRA, और तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, सैलरी। ठीक है जी। चलो जी, तो मैं कुछ लाइनें आपके लिए डार्क कर रहा हूँ। हाउस रेंट अलाउंस उसे कितना मिल रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ। तो एक्चुअल HRA उसे कितना मिला? 12 5 60,000। लो जी, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, उसने रेंट कितना पे किया? लो जी, he paid 4,000 per month as a rent of the house occupied by him for his residence। तो 4,000 है, तो ये आ जाएगा 48,000। 48,000 समझ आ गया? 4,000 इंटू 12। अब बस मुझे करना क्या है? सैलरी निकालनी है। तो सैलरी का अब हम पीछे से कॉपी नहीं करेंगे, खुद याद करते हैं। एक तो बेसिक सैलरी था, एक DA था, याद हो आपको, एक DP था। DA के साथ कुछ डेकोरेशन करते थे इफ वाले, ठीक है। और क्या था? प्लस था कमीशन। और क्या था बेटा? कमीशन। ठीक है जी, ये 4 चीजें थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें बेसिक सैलरी की, तो कितनी है? 3,60,000 प्लस, बोलो आगे, 36,000। ठीक है। 36,000 लेंगे या नहीं लेंगे, बस इतना बता दो मुझे। सर देखते रहो। देखो DA लिखा है, इसके साथ ऐसा कोई वर्ड आया आपने पढ़ा है? इफ टर्म ऑफ और सैलरी या नहीं इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ वर्ड आया है? सर, नहीं आया ना, तो फिर क्या करें? नहीं लेंगे, तो नहीं। 0 मान लें। चलो हाँ जी, जी। DP दिया ही नहीं हुआ और कमीशन भी नहीं दिया हुआ, तो ले दे के 36,000 ही बना। चलो जी, अब शायद अगर आपको याद हो, 3 ऑप्शन होते थे। पहला था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है जी। तो अगर रेंट पेड हम देखें कितना है? 48,000। ठीक है जी, माइनस 10% ऑफ द सैलरी 36,000, ये 3,60,000 बनेगा। ठीक है, 36, तो इक्वल में मेरे आ जाएगा 12,000। सेकंड ऑप्शन मेरे पास बनता था 40 या 50, तो यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी लेंगे, तो वो 36,000, ओ सॉरी 3,60,000 इंटू 40% अगर हम लेते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 1,44,000। और जो तीसरा अमाउंट था वो एक्चुअल HRA था। ठीक है जी, तो एक्चुअल HRA मेरे पास है 60,000। तो बेटा इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आती है, ये 12,000 जो रेड कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे HRA जो मेरा 60,000 था, उसमें से मैं माइनस कितनी कर दूं बेटा? 12,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 48,000।
बोलो बेटा HRA आप सबको समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं प्रॉक्टर अलाउंस। बेटा जो ये टीचर्स होते हैं ना, जो ड्यूटियां वगैरह देते हैं एग्जाम वगैरह में, तो उसके कुछ अलाउंसेस होते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ प्रॉक्टर अलाउंस। इसके लिए मैं दो लाइनें आपको रेड करके दिखा रहा हूँ। प्रॉक्टर अलाउंस उसे 1000 रुपये महीना मिला, सबको मिल गया, पता चल गया। ये पढ़ो बेटा, he was not paid any proctor allowance while he remained outside India। प्रॉक्टर अलाउंस उसे 1000 रुपये महीना मिल रहा है, पर जब तक वो फॉरेन में रहा उसे कोई प्रॉक्टर अलाउंस नहीं मिला। और इंडिया से वो कितने दिन आउट रहा? 3 महीने वो आउट रहा। देखो ये लाइन हमारे को क्लियर कर गई कि 3 महीने वो बाहर रहा। तो ये जो 3 लाइनें रेड करी हैं, ये तीनों ही प्रॉक्टर अलाउंस से रिलेटेड थी। तो मैं यहाँ पे प्रॉक्टर अलाउंस अगर 9000 लिखता हूँ तो मेरे ख्याल से सही लिखता हूँ। 1000 रुपया पर मंथ है, 12 महीने में से 3 मंथ चले गए, तो 9 महीने का उसका हमने क्या लिख दिया? प्रॉक्टर अलाउंस लिख दिया। फिर शुरू से पढ़ते हैं कि कोई चीज रह तो नहीं गई हमारी। बेसिक सैलरी आपने दिखा दी, DA आपने दिखा दिया, HRA दिखा दिया, प्रॉक्टर अलाउंस आपने दिखा दिया। बाकी उसने एक स्कूटर ले रखा है, उसका वो ट्रीटमेंट कुछ अमाउंट वो हमें बता नहीं रहा। तो ये 4 चीजें हैं। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ग्रोस टोटल मुझे सैलरी बताई गई है मेरी यहाँ पर 4,53,000। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या कुछ मुझे इसमें से लेस करना है? अभी थोड़ी देर पहले बता के हटाऊंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, जो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, वो मुझे यहाँ पे लेस करनी है। हमेशा याद रखना, लो जी, कितनी आएगी? 50,000। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन आप? तो बोलो किसी को कुछ इन दोनों क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बताओ बेटा। सर एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का वापस से बताना, कैसे कैसे लेस करना है? कौन सी? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन? ये बेटा कैसे कैसे नहीं, ये हर क्वेश्चन में लेस होगी। ग्रॉस टोटल सैलरी में से 50,000 आपने लेस करनी है, इसका कोई रूल? ये सर फिर जो रेंट अकोमोडेशन उससे पहले भी लेस करना है? नहीं, ग्रॉस टोटल सैलरी, जब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, किसी को कुछ और पूछना है? रितिका, उर्वशी, बोलो बेटा। नो सर, नहीं पूछना। ये 2 क्वेश्चन तो एक आपने ये करने हैं। अब आपकी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है? दोनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको अच्छी तरह से? तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 8-9 तक थे शायद हमारे। बोलो बेटा, पहले आप बोलो कोई प्रॉब्लम आपको पूछनी है तो।